नमस्कार, उनकी कलम मेरी आवाज में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी शिनाख्त, जिसे लिखा है महावीर राजे जी ने। फंटुश शर्म से लरजता तेज तेज चलकर कोठरी में आया और दरवाजा उड़काता बाईं दीवार से लगे तरियड़ वाले आईने के सामने जा खड़ा हुआ। उत्तेजना से सनसनाती नजरें आईने के भीतर अवतरित हो आए हम शक्ल पर टिक गईं। हम शक्ल के चेहरे का पोस्टमार्टमी मुआयना करते हुए आक्रोश से नथुने फड़फड़ाने लगे, मुट्ठियां भींच आई, सांसें तेज तेज चलने लगा जैसे आंखों के कोटरों से फुफकारती लपटें हम शक्ल को भस्म ही कर देंगी। तभी हम शक्ल को परे धकेल कर आईने में ऐश्वर्या भाभी के रूम में अभी अभी हुई चुहल के कोलाज चमकने लगे। फंटूस भैया बाजार से पैड ला देंगे, जरूरत आ गई है। ऐश्वर्या के भीतर दुख की हंसी बाहर छलक पड़ने को आतुर हो रही थी। पैड? ये क्या हुए है भाभी? फंटूस ने जिज्ञासा में पलकें झपकाई। लो, दुनिया भर की जानकारी है आपको, सिर्फ पैड के बारे में नहीं जानते। मुग्धा ने ताना कसा। अच्छा ठीक है, हम पूछ कर ला देंगे, पैसे दीजिए। फंटूस किंचित शर्मा गया। भाभी, ऐसा करते हैं कि एक दिन पैडमैन दिखा देते हैं फंटूस भैया को लैपटॉप पर। मैंने भाभी को ठहोका लगाया। उसका दुपट्टा ढलक गया था और वक्षों के बीच की गहरी उपत्यका चूजे सी ची ची करती ध्यान आकर्षित कर रही थी। फंटूस के भीतर सनसनी के बुलबुले उठने लगे। ऋषि भैया अभी 17 के ही हैं, उससे 2 साल छोटे। उनके सामने दोनों किस तरह तेजी से आंचल दुपट्टा ठीक करने लगती हैं। ठहोका से ऐश्वर्या भी हंसी के मारे दोहरी होकर पलंग पर ठह गई। हमें ऐसे गंदे मजाक पसंद ना है भाभी। दोनों की दबी छुपी मजाकिया हंसी से फंटूस इतना तो समझ ही गया कि लुगाइयों औरतों वाली किसी चीज की बात की गई है उससे। लज्जा से भरकर किकियातार रूम से बाहर निकल आया। बाहर निकलते हुए दोनों की बेबाक खिलखिलाहट के एक मुश्त छींटे पीठ से आ चिपके थे। आईने में फिर से हमशक्ल उभर आया। कैसा तो छोरियों जैसा चिकना और मासूम चेहरा बनाया है विधाता ने। 19वां लग गया, पर होठों के ऊपर और डोरी के नीचे बालों का जरा भी अंकुरण नहीं। हाथ पैर और छाती भी लोम विहीन। अर्धनारीश्वर कहते हैं सब उसे। ऋषि भैया के अभी से ही दाढ़ी मूछ समेत सारे बदन पर रीछ जैसे बाल उगाए हैं। कोठी की बिंदड़ी बहू और छोरियां उन्हें देखते ही सिंग पूंछ समेट कर भोली दिखने का नाटक करने लगती हैं। सांसें आवेश में तेज तेज चलने लगी। हाथ त्वरित गति से देह पर चढ़े कपड़ों की केचुल को एक एक करके उतारते चले गए। उघाड़े बदन के इंच इंच को खूंखार नजरों से घूरता रहा। बाहें मोड़कर बाजुओं पर उभर आई मछलियों को बारीकी से परखा। बहुत अच्छी नहीं थी तो खराब भी नहीं थी मछलियां। खाटकी के पास बारबी डॉल रखी थी, मोटी मोटी आंखों और गुलाबी गालों वाली 3 फुटिया बड़ी डॉल। पुरानी हो जाने से रिंकी बेबी ने उसे दे दी थी। आगे बढ़कर डॉल को उठाया और बाहों के बीच लेकर इतनी जोरों से भींचा कि अगर उसमें जान होती तो दर्द से किकिया उठती। डॉल को हिकारत से एक ओर फेंक कर फिर से आईने के सामने आ खड़ा हुआ। आंखें छलछला आईं। सिर्फ छोरियों सी स्निग्ध चिकनी दाढ़ी मूछ विहीन काया की वजह से उससे छोरियों जैसा व्यवहार करते हैं कोठी के लोग। कैसे बताए कि उसके भीतर भी प्यार मोहब्बत वासना रोमांच जैसी मासूम कामनाओं से उपजुब एक भरा पूरा मर्द बैठा है। किस तरह से प्रमाणित करे उस मोटियार की शिनाख्त को? किस तरह से? फंटूस को गढ़ते समय ना जाने ब्रह्मा जी को क्या हो गया था। नींद की खुमारी चढ़ी थी अथवा प्रियतमा सरस्वती के सौंदर्य की पिनक में बेसुध थे। उस सुंदर कन्या की कोमल स्निग्ध त्वचा का आवरण देकर गर्भ में प्रक्षेपित करने के पूरे 9 महीने बाद
प्रसव के ठीक 1 मिनट पहले अचानक ख्याल आया कि ले हलवा, भ्रूण को छोरा बनाना था, छोरी नहीं। अब क्या हो? सिर्फ 1 मिनट का समय हाथ में। उसके बाद प्रसव का मुहूर्त तय। सुरसती चमारिन प्रसव कराने को चाक चौबंद। देखते देखते 60 में से 30 सेकंड रेत की तरह फिसल गए। तब भूल सुधारने की हड़बड़ी में विधाता सिर्फ यौनांग भर ही बदल पाए थे कि प्रसव की घंटी बजी और फंटूस बाबू उआ उआ का सिंहनाद करते गर्भ की कोह काफी दुनिया में बाहर के उजाले में कूद आए। ब्रह्मा जी कपाल ठोक कर रह गए। फंटूस की माँ गिन्नी नेवगिन नाइन को एक के बाद दूसरी 4 संतानें हुईं। सब की सब 1 या 2 अथवा ज्यादा से ज्यादा 3 महीने बीतते न बीतते काल कवलित होती चली गईं। हेतराम एक आंख का काना तो था ही, रूप रंग भी पानी भरे बादलों की तरह मटमैला था। हिवड़ा भी चलनी की मानिंद छेददार, जिसमें प्यार मनुहार और भावुकता के कण ठहर ही नहीं पाते। उसे ना लुगाई की ललक थी, ना बच्चे की बचकानी चाह। बच्चे ना जी रहे हों तो ना सही, इसमें भला रोने बिसूरने की क्या बात है। गिन्नी को टसुए बहाते देखता तो क्रोध में 2-4 धौल जमा बैठता। बालाजी की इच्छा, होवे तो ठीक, ना होवे तो ठीक। गिन्नी का कलेजा चिथड़े की तरह लीर लीर हो जाता। बच्चा बिना भी कोई जिंदगी है कि? निर्मम धड़ी पति मिला उसे। अक्सर कोठरी में अकेली होती तो लेटे लेटे अध खुली आंखों की नींद में उतर जाती। फिर नींद से सपने में। सपने के दृश्य बड़े सोहने होते। सपने में उसको बेटा हो जाता। छातियां दूध से लबलबा जाती। फिर देर तक बच्चे की किलकारियों में किलपती रहती। एक बेर निपट दोपहरी का वक्त, गम की मारी कोठरी में उदास लेटी थी। पिछली गली से गुजरते ऊंट की किकियाहट, किकियाहट में पड़ोस की हेली हवेली के कंगूरे पर बैठे मोर की कुहुक का छौंक, दोनों गड्ड मड्ड होकर मीठी लोरी बनकर कान में टपके तो वह खुली आंखों की गहरी नींद में उतर गई। फिर नींद से सपने में। सपने के सफर में कभी रोमांचित होती तो कभी किलकती कि तभी उसका जेठुता, जेठ का लड़का शिबू नजर बचाकर कोठरी में चला आया और उसे बाहों में भरकर चूम बैठा। काकी, दुखी न हो, जल्द ही बालाजी तुझे साची सच का बेटा देंगे। गिन्नी एक बारगी सन्न रह गई। 17-18 की उम्र में ही छैल छबीला मर्द सरीखा दिख रहा था शिबू। सपनों के भार से बोझिल पलकों की धुंध को छटने में कुछ पल लगे और इन्हीं कुछ पलों के दौरान वह मादक एहसास धमाल मचाता गुजर गया, जिससे गिन्नी अभी तक लगभग अनजान थी। कुछ दिनों बाद गिन्नी के गर्भ में 5वें भ्रूण का अंकुरण हुआ तो पड़ोस की मिस्री ताई ने सुझाया। मेरी दादी सास कहा करती कि टाबरे, बच्चे का नाम जो गंदा संदा और अटपटा सा रख दिया जाए तो सारी बुरी बला टल जावे है। गांव से शहर 10 कोस दूर था। उन दिनों शहर में एक फिल्म लगी जिसका हीरो एक सिर फिरे पागल किरदार के रोल में था। फिल्म में उस किरदार का नाम था फंटूस। अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए शिबू के सुझाव पर बच्चे का नामकरण पैदा होने के पहले ही कर दिया गया, फंटूस। और फंटूस पूर्ववर्ती टाबरों बच्चे की तरह अकाल कवलित होने से सचमुच ही बच गया। फंटूस सत्यनारायण व्रत कथा की लीलावती कलावती नायिकाओं की तरह ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, उसके भीतर के स्त्रैण भाव मुखर होकर बाहर आने लगे। माँ बापू के रंग से हटकर एकदम गोरी त्वचा, मासूम चेहरे पर मोटी मोटी चंचल आंखें, संतरे की फांक से पतले होठों पर अलहड़ छोरी की सी गुलाबी आभा का वर्क, चाल ढाल एवं हाव भाव में लड़कियों सी लचक। बातचीत के क्रम में आश्चर्य व्यक्त करना होता तो अनायास ही तर्जनी और अंगूठा डोहड़ी से जा लगते। सिर्फ नाक नक्श ही नहीं, उसकी रुचियां भी स्त्रैण थीं।
छोरियों वाले कामों में उसे बड़ा आनंद आता। ग्रहण शक्ति तो इतनी लाजवाब थी कि उम्र के 12-13 साल पार करते करते ही सिलाई कढ़ाई, मारना पिरोना तथा तरह तरह के चटपटे व्यंजन बनाने में पारंगत हो गया। सीकर से पलसाना के रास्ते बीच में बसा कस्बाई गांव पिरतीपुरा 21वीं सदी का दूसरा दशक लगते लगते इस घोर गंवारू गांव में भी शहर घुसपैठ करने लगा था। गांव में लट्ठे, ऊंट और बैलगाड़ियां थीं, तो जीप, ट्रैक्टर, बसों व बाइकों का फेरा भी था। कोलतार की काली सड़कें थीं, तो इनकी लक्ष्मण रेखा में बंधी कच्चे पक्के लीकों व पगडंडियों का संजाल भी था। सेठों की ऊंचे झरोखों और कंगूरों वाली हवेलियां थीं, तो हवेलियों के दाएं बाएं छोटे घरों और कोठरियों के कुकुरमुत्ते से उगे बोनसाई समूह भी थे। पीछे की ओर ढूंहों, नालों और रेतीले टीलों की श्रृंखला, इनके कंगारू गोद में ज्वार, बाजरा और मोठ उगाते खेतों के विस्तार, खेतों के सहारे सहारे बीजुखों सी खड़ी ढांडिया। 8वीं पास करने के बाद फंटूस को शहर के स्कूल में डाल दिया गया। तब वह 15वें में पग डाल चुका था। चेहरे की लुनाई और बदन की स्त्रियोचित लचक व भंगिमाएं और भी निखर उठी थी। दोस्त लोग उसे खूब छेड़ते और मजाक करते। तेरी पतली कमर में है जादू, बनमारी उसकी कमर में चिकोटी काटता। तेरी बाली उमरिया में है जादू, भूदंड अंतरा जोड़ता हवा में फ्लाइंग किस उड़ाता। फंटूस को बहुत चिढ़ होती। शर्म से मन ही मन पानी पानी होता रहता। क्षोभ से भरकर दोस्तों को फटकारता, देख यारों, ऐसे गंदे मजाक हमें पसंद ना है। अरे, ये गंदे मजाक है के? विधाता ने तुझे बनाया ही इतना सोहना है कि हेमा मालिनी भी तेरे सामने पानी भरे है। और फिर संवेद कहकहों से आकाश गूंज उठता और उस गूंज में फंटूस का विरोध कपूर की तरह ना जाने कहां बिला जाता। शाम को अक्सर कोठरी के एकांत में मन बेचैनी और पीड़ा से भर जाता, तो पूरे बदन का टटोल टटोल कर मुआयना करता। वह सब कुछ सही तो है, ऐसी तैसी दोस्तों के मजाक की। जन्माष्टमी पर स्कूल कमेटी की ओर से राधा कृष्ण की रासलीला का कार्यक्रम बना। राधा के रोल के लिए जब सर्वसम्मति से फंटूस का नाम चर्चा में आया, तो वह हत्थे से उखड़ गया। ना सर जी, हम राधा का रोल ना कर सकेंगे। स्कूल कमेटी के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रधानाध्यापक एवं क्लास टीचर को खूब मान मनौवल करना पड़ा। अरे भैया, इसमें कोई शक न है कि तू अच्छा खासा मोटियार है। नाटक में थोड़ी देर के लुगाई के पाठ से कोई लुगाई थोड़े ही ना बन जाता है। तू रोल करेगा तो राधा के किरदार में 4 चांद लग जाएंगे। स्कूल के साथ साथ तेरा भी तो नाम होगा कि नहीं? आए, फिर राधा तो देवी का रूप है बावले। देवी का रोल करने का मौका तकदीर वालों को ही मिलता है। अंतिम वाक्य टन्न से खोपड़ी में बज उठा, मंदिर की घंटी की तरह, और फंटूस ने तुरंत हामी भर दी। नाटक कंपनी के मेकअप मैन ने अपने फन का जादू फेंका उस पर। घाघरा आंगी, फूल की बेड़ी गुथी चोटियां, स्नो पाउडर लिपस्टिक की चमकदार परत, बोडला और नथ, चूड़ियां और पायल, वक्षों के उभार के लिए ब्लाउज के भीतर नकली पैड बैठाए गए। पूरे मेकअप में उसकी धज देखकर सारा स्कूल दंग रह गया। उसे नेपथ्य में एक और बैठकर इंतजार करने को कहा गया, क्योंकि स्टेज पर उसकी बारी आने में देर थी। तभी उसे पेशाब की तलब हुई। नेपथ्य से निकलकर पिछवाड़े एकांत तलाशता दूर कीकर की झाड़ियों की ओर चला आया। झाड़ियों की ओट में 2 मिनट ठर्रे की बोतल लिए बैठे थे। पूरे 16 श्रृंगार में खूबसूरत छोरी को निपट अकेली इतने करीब देखकर उनके होश उड़ गए। शराब के संग साकी भी, वाह राम जी, थारी माया भी निराली है। फिर आव ना देखा न ताव, झपट्टा मारा और फंटूस को झाड़ियों के बीच खींचकर रुमाल से उसका मुंह बांध दिया ताकि चीख ना सके। सच बता देने की फंटूस की सारी कवायद गोंगों में तब्दील होकर रह गई।
फिर उसके कपड़े उतारने को उद्यत हुए तो फंटूस ने पूरी ताकत लगाकर पैरों की इतनी जोर की गुगली चलाई कि दोनों गेंद की तरह लुढ़कते दूर जा गिरे। हैं? कोमल छोरी में इतनी ताकत! हाय राम जी! स्कूल में वह अधिक दिन नहीं रहा। पढ़ाई में मन नहीं लगता। सालाना परीक्षा में फेल हुआ तो स्कूल छुड़ा दिया गया। अब वह बाप काका के संग खेतों में काम करने लगा। डूंगरों की झाड़ियों में बकरियों और ऊंटों को चरा लाता। ब्याह शादी जापा जलवा में शहर के सेठ साहूकारों को नाई की जरूरत पड़ती, उसे इन घरेलू कामों में जोत देते। पर हर जगह उसकी कायिक बुनावट, लचक, लुनाई और स्त्रैण हाव भाव पर लोग खूब चुटकी लेते और वह मन ही मन कुढ़ कर रह जाता। अक्सर कोठरी के एकांत में दरवाजा बंद करके आईने के सामने खड़ा हो जाता और देह को खूब बारीकी से निरखता। आवेश के खेल में हाथ कपड़ों को छिलके की तरह उतारते चले जाते। नजरें देह के अंग अंग को टटोल टटोल कर बारीकी से परखती। सब कुछ तो ठीक है, सिर्फ छोरियों सी स्निग्ध त्वचा या उन जैसा चेहरा और लचक होने से ही वह मोटियार नहीं रहा। ये भी कोई बात है? छोरों वाले मेहनत के सारे काम बखूबी तो कर लेता है। सिलाई कढ़ाई व्यंजन कला मेहंदी वेहंदी आदि छोरियों के काम की जानकारी होना कोई ऐब है क्या? ये तो अतिरिक्त गुण होया ना। स्कूल की किताब में मैरी कॉम और पीटी उषा पर पाठ थे। एक बॉक्सर है तो दूसरी धावक। कड़क वर्जिश और प्रैक्टिस से उनके बदन में लुगाइयों वाली लुनाई और मासूमियत कम हुई होगी, तो क्या वे औरत नहीं रहीं? पलसाना शहर में खूबचंद चौधरी की हेली थी। खेत थे। 10 एक साल पहले उन्होंने कलकत्ते में कपड़े का व्यवसाय शुरू किया और फिर वहीं बस गए। हवेली की देखभाल पारिवारिक जोशी भुवनेश्वर जी के जिम्मे लगा दिया। खेत बटाई पर उठा दिए। साल 6 महीने में एक बार आते, 5 7 दिन रहकर लौट जाते। प्रवास के इन्हीं दिनों कुछ दान पुण्य का काम भी करवा देते। ऐसे कामों के पीछे जनहित से ज्यादा गांव में नाम और ख्याति पाने की लालसा रहा करती। गांव में बड़ा सा जोहड़, तालाब और बालाजी का मंदिर इन्हीं की देन थी। हेतराम उनके खेतों में काम करता। गिन्नी खूबचंद के मुंह लगी थी। खूबचंद जी इस बार देश आए तो गिन्नी ने विनती की, हुकुम, ये फंटूस थारा छोरा गांव में बेकार डोल रहा, 8वीं पढ़ते पढ़ते रह गया। इसके नाक नक्श बेशक कुछ अजूबे से हैं, पर भीतर से कड़क मजबूत है। मेहनत के सारे काम कर लेगा। अपने साथ कलकत्ता ले जाओ तो ससुरे की जिंदगी समझ जाएगी। खूबचंद जी ने पोस्टमार्टमी नजरों से फंटूस का मुआयना किया। एकदम छोरियों का सा मासूम चेहरा, चाल ढाल, हाव भाव भी वैसे ही। उसके बारे में चर्चे तो कानों में पहले ही पड़ चुके थे। आज देखा तो विश्वास हो गया। वहां कोठी में एक नौकर की जरूरत भी है। आजकल विश्वासी और भरोसे के आदमी मिलते कहाँ हैं। घर में जवान बहू बेटी है, पत्नी बच्चे हैं। चोरी चकारी के अलावा और भी कई तरह के खतरे बढ़ गए हैं आजकल। उनके पड़ोस में चटर्जी बाबू ने एक लड़का रखा था घरेलू काम के लिए। 5 7 महीने सब ठीक रहा। फिर एक रात अलमारी से गहने और पैसे निकालकर रफू चक्कर हो गया। सिंघानिया जी के यहाँ तो और बुरा हुआ। गऊ जैसा सीधा साधा भोला युवक एक दिन दोपहर के एकांत में 12 साल की बिटिया को कमरे में बंद कर बुरी तरह नोच खसोट कर फरार। उनके यहाँ तो 3 3 जवान औरतें हैं। इन सब वारदातों को देखते हुए अब तो कोठी पर नौकर रखने का साहस ही नहीं हो रहा। ये फंटूस उनकी जगह बिल्कुल ठीक रहेगा। निरापद भी और विश्वसनीय भी। ना अर्ध है ना ईश्वर है। ससुरा पूरा ही नारी है। जवान छोरियों को किसी भी तरह की जोखिम नहीं रहेगी। इस तरह फंटूस कलकत्ते आ गया। कोठी में एक लंबे अरसे के बाद मर्द नौकर आया था। सिंघानिया जी के यहाँ हुए कांड के बाद कोठी में नौकर रखने का सवाल ही नहीं था। फंटूस की कायिक और चारित्रिक विशेषताओं की भनक उड़ती पड़ती
पहले ही कोठी में आ चुकी थी। कुछ ही दिनों में फंटूस के व्यक्तित्व की स्त्री सुलभ भंगिमाएं मुखर होकर सामने आने लगी। हाव भाव, नैन नक्श, रुचि व सोच सभी स्तरों पर स्तृण। कोठी के मॉडर्न माहौल में इन स्तृण भावों को फूलने फलने के लिए प्रचुर खाद पानी मिलने लगा। फंटूस की ग्रहण क्षमता अद्भुत कमाल की थी। पत्रिकाओं व टीवी के कार्यक्रमों पर चौकन्नी नजर रखता। कुछ ही दिनों में तरह तरह के कॉन्टिनेंटल रेसिपी, सिलाई कढ़ाई व पहनावे के आधुनिक फैशन की अद्भुत जानकारियां हासिल कर बैठा। साड़ी की पटली पल्लू को किस तरह सेट किया जाए, यह चूड़ीदार के साथ दुपट्टे कंधे पर किस कलात्मकता से रखे जाएं, इन मुद्दों पर वह बिन पूछे ही राय देने लगता और उसकी राय सुनकर सभी चमत्कृत भी रह जाते। पूरी कोहनी तक की मेहंदी तो बेहद ही सुंदर और लुभावनी मान देता। सनय सनय कोठी में उसकी छवि बृहन्नला की बनती गई। यही बात खूबचंद जी को सुरक्षात्मक अस्तित्व का एहसास कराती। कोठी में युवा बहू और युवा बेटी के बीच लड़कियों की तरह खीखी करता डोलते रहता। दोनों युवतियों के साथ सेठानी ने भी मर्द के रूप में उसे तरजीह देने छोड़ दिए। सभी उसके संग ऐसे ऐसे जनाना मजाक करने लगी जो आमतौर पर अंतरंग सहेलियों के बीच हुआ करता है। पर फंटूस भीतर से बेचैन रहता। गांव की जिस जलालत वाले माहौल से पीछा छुड़ाने के लिए शहर आया, वही माहौल यहाँ भी पूरी मजबूती से खूंटे गाड़ रहा है। अपने साथ हर वक्त लुगाइयों वाले बात व्यवहार और मजाक से जहन में अपमान व क्षोभ की आग धधकती रहती है। किस तरह से साबित करे एक मर्द के रूप में अपनी पहचान व भगवान ने उसमें लुगाइयों की सी जरा लचक क्या भर दी, चाल ढाल और रूप छोरियों से जरा क्या बना दिए, स्त्री सुलभ कामों की निपुणता जरा क्या दे दी। लोग उसे मोटियार मानने से ही इनकार कर रहे हैं। लो जी लो, इसमें उसका क्या दोष भला? बाकी और सब कुछ तो मोटियारों जैसा है कि ना। उस तरफ किसी की भी निगाह क्यों नहीं जा रही। मुग्धा मजाक करते हुए खिलखिलाकर अक्सर उस पर ढह जाती है। उस वक्त उसके भीतर सुसुरी का गर्म लावा किस तरह उबाल खाने लगता है, वही जानता है। उस लावे को तिरोहित करने के प्रयास में प्रकटतः शर्म से पानी पानी होने लगता है। छोरियों के से खुले खुले मजाक, लापरवाह अस्त व्यस्त कपड़े, मन के बेलगाम होते घोड़ों को बड़ी मुश्किल से ही काबू में कर पाता है। कुनमुना कर प्रतिवाद भी करता है। हमें ऐसे गंदे मजाक पसंद ना है भाभी, पर उन लोगों पर कोई असर नहीं होता, हंसकर उड़ा देती हैं बातों को। वस्तुतः कोठी में कोई भी उसे मोटियार समझना ही नहीं चाहता, ना तो लुगाइयां ही ना चौधरी जी। उसकी पहचान गांव में जैसी रही थी वैसी ही यहाँ भी बनी हुई है। कई बार दबी आवाज में चौधरी जी से विनती भी की, हुकुम हमें कारखाना में लगा दो ना, हम मेहनत वाला काम करना चाहते हैं। खूबचंद जी उसे ऊपर से नीचे गहरी नजरों से निहारते। छोरियों जैसी 19 की मुलायम कद का थी, न मूछ न दाढ़ी, मर्द वाला काम करेगा। कारखाना में लगा दें तो कोठी के लिए विश्वासी नौकर कहाँ मिलेगा। फिर पुचकारते हुए बोलते, कारखाना हो या घर, काम कोई भी छोटा नहीं होता रे। कोठी के भीतर भी इतनी बड़ी दुनिया को संभालना कोई मामूली काम है क्या? इसमें भी मेहनत और बुद्धि दोनों लगती है। यही मन लगाकर रह, कारखाने की बाद में देखेंगे। बात आई गई हो जाती। कोठी से कुछ आगे जाकर नुक्कड़ की बाईं ओर एक वैद्य जी की दुकान थी। एक दिन आवेश में तिलमिलाता उनके पास चला गया और उनसे पूरी राम कहानी कह बैठा। संयोग से वैद्य जी उसी के गांव के निकले। फंटूस के प्रति सहानुभूति हो आई। प्यार से बोले, एंडोक्राइन ग्रुप के हार्मोन्स ही व्यक्ति की आंतरिक रुचि व सेक्स इच्छा का निर्धारण करते हैं। एंड्रोजन एवं टेस्टोरेन मुख्य हार्मोन्स होते हैं बेटा। संयोग से जब इन दोनों हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ता है तब ऐसे केस सामने आते हैं। तेरे भीतर एक भरा पूरा मर्द विद्यमान है, इसमें शक नहीं। थोड़ी मजबूती तुझे दिखानी होगी, लड़कियों जैसे हाव भाव छोड़ने होंगे। कुछ समय लगेगा,
पर अभ्यास करते करते सब ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक हो जाएगा? इस तरह की शर्मिंदगी वाली जिंदगी भी कोई जिंदगी है के? ना ना, मोटियार के रूप में उसे अपनी मर्दानगी इन लोगों पर साबित करनी ही होगी। मगर किस तरह? इस किस तरह? कोई माकूल उत्तर नहीं मिलने पर दिमाग कोफ्त से भर जाता। अंत में खूब माथापच्ची और सोच विचार के बाद उसके देशी दिमाग में एक विलक्षण उपाय कौंध ही गया। मोह माया और लोक लाज भूला किसी दिन मौका देखकर मुग्धा को एकांत कमरे में खींच लाएगा और उसे अपने भीतर के मोटियार का एहसास करा कर ही दम लेगा। बाद में जो होना हो होता रहे। कोठी से भागना पड़े मंजूर है, पर यह लांछन तो मिटेगा। निर्णय ले लेने के बाद फंटूस का मन हल्का हो गया और आंखों में जीत की चमक भर गई। वह सही मौके के इंतजार में रहने लगा। 3 एक महीने बीते कि चौधरी के छोटे लड़के हर्ष का ब्याह लग गया। फंटूस का मन भी बारात में जाने का हो रहा था, पर खूबचंद जी ने पीठ थपथपाते हुए समझाया, देख, औरतें बाजार में नहीं जा रही। कोठी के सारे आदमी जो बारात में चले गए तो इनकी हिफाजत कौन करेगा? एक विश्वासी मर्द यहाँ चाहिए कि नहीं? बोल। फंटूस मन महसूस कर रह गया। चौधरी की घनी मूछों के पीछे से झांकते व्यंग को खूब समझ रहा था। बारात प्रस्थान कर गई। शाम को अंधेरा घिरते ही कोठी के बड़े हॉल में टुटिया, नाच गाना व विभिन्न स्वांगों वाला खेल का आयोजन हुआ। सभी महिलाएं टुटिया के दौरान सिर्फ महिलाएं ही मौजूद रहा करती हैं, मर्द नहीं। जिनमें पड़ोसिनें भी थीं, गोल घेरा बनाकर बैठ गईं। फंटूस हॉल से बाहर जाने लगा तो सेठानी ने उसे रोक लिया। तू तो घर का बालक है रे, तेरे यहाँ रहने में कोई हर्ज नहीं। सभी के होठों पर अजीब सी मुस्कान खिल गई। पहले लतीफों और रसीले संस्मरणों का दौर चला। फिर मिसरानी बुआ ने पल्लो लटके के मारो पल्लो लटके पर छोटा सा कमर मटकी पेश किया। उनके कमर का घेरा काफी बड़ा था, सो मजा नहीं आया। मजा नहीं आया? मुग्धा इठलाई। ऐश्वर्या भाभी, क्यों ना एक फड़कते हुए मारवाड़ी गीत पर बिंदास डांस हो जाए? ऐश्वर्या तैयार हो गई। जरी वर्क का भारी घाघरा पहने हुए थी वह। थाने काजलियो बनालू, थाने आख्या मैं रमालू, पलका में छुपाए कर राखुली के मधुर संगीत पर उसने जो कमर और हाथ पांव मटकाए तो लोगों में नशा ही छा गया। नाचना शुरू किया ही था कि आंचल ढलक कर नीचे आ गिरा। ब्लाउज में फंसे युगल वक्ष और भी मादक हो उठे। फंटूस की आंखों में लाल डोरे भरने लगे। ऐश्वर्या के बाद मुग्धा ने आगरा को घाघरों मगा दे बलमा कि माँ तो मेलो देखने जाऊंगी पर नाच प्रस्तुत किया। लगभग 1.5 घंटे गाने और नृत्य चलते रहे। उन्हें भी अपनी अपनी पारी खेली। समापन का अंतिम चरण आ गया। बीन बींदड़ी, दूल्हा दुल्हन का स्वांग। ऐश्वर्या भाभी, आप बीन के रोल में खूब फबेंगी। मुग्धा ने चुटकी ली तो ऐश्वर्या खिलखिला उठी। तब बींदड़ी आपको बनना होगा भाई साहब। डन। अरे मेरी प्यारी सहेलियों, बीन बनने के लिए जब हमारे बीच एक नर पुंगव मौजूद है तो क्यों ना टूटियों को यथार्थ का रूप दे दिया जाए। पारुल का इशारा फंटूस की ओर था। प्रस्ताव सभी को पसंद आ गया। एक क्षण को फंटूस को लगा कि बीन का रोल देकर वे उसके मोटियार होने की पहचान पर मुहर लगा रही हैं, पर दूसरे ही पल उसका चेहरा मुरझा गया। भीतर भट्टी सुलग गई। बीन बनाकर तो सारी लुगाइयां उसके भीतर के मोटियार का मजाक न उड़ा रही हैं। विशाल का कुर्ता पैजामा फंटूस को फिट आ गया। उसके ब्याह का साफा भी पड़ा था अलमारी में। ऐश्वर्या दौड़ कर निकाल लाई। पारुल का लाल दुपट्टा कमरबंद बनकर कमर पर कस गया। कमरबंद में खोसने के लिए तलवार। एक टिप्पणी उछली। धत, स्त्री विमर्श का लाख ढिंढोरा पीटता रहे हमारा समाज। हम स्त्रियां तो जन्म जन्मांतर से पुरुषों की संप्रेता रही हैं और ये मिथ निकट भविष्य में तो टूटने वाला नहीं। इसी बीच मुग्धा घाघरा चोली में बिंदड़ी का मेकअप कर चुकी थी। फंटूस की पूरी देह अजीब सी सनसनी से भरती जा रही थी। मिसरानी ताई ने दोनों पर जल चावल रोली छिड़कने का स्वांग किया। अस्फुट अबूझ मंत्र बुदबुदाए। घेरे का एक चक्कर लगवाया और लो जी, हो गया ब्याह। छोरियां ताली बजती
दोनों को खींचती हुई ऊपर माले के मुग्धा के कमरे में ले आई और भीतर ठेल कर दरवाजा बंद कर दिया। लो, अब फर्स्ट नाइट भी मना लो आप। नीचे गीत की संवेद पंक्तियां हवा में उड़ती हुई हॉल के आकाश में मंडरा रही थी। हरियालो बन्नो, मारो ब्याहवने चाल्यो जी। कमरा में आते ही मुग्धा ओढ़नी एक और उछालते हुए पलंग पर ढह गई। दोनों बाहें जटायु के डैनों की तरह दाएं बाएं फैलाकर जोरदार अंगड़ाई ली तो कसी हुई चोली के दो हुक चटक गए। सांचे में ढली गोरी काया, चोली ढीली हुई तो पुष्ट वक्ष और बेपर धो उठे। उफ, कितनी गर्मी है फंटूस। बहुत थक गई। थकान से बोझिल पलकों को ढलकते देर न लगी। फंटूस के भीतर एक लावा खौलने लगा। इतने उद्दाम उद्दीपन और ऐसे नायाब मौके की तो कल्पना भी नहीं की थी। जहन में मादक नशा छाने लगा। भीतर बैठा मोटियार फुफकारा, मौका बढ़िया है, विरोध करने की हालत में भी ना है छोरी। मुझे बाहर आने दे, अपनी शिनाख्त साबित करके ही रहूंगा आज। मोटियार मेढक सा फुदक कर बाहर आ गया। सनसनाते हाथ मुग्धा की देह पर रखना ही चाहा था कि भय से पसीना छूटने लगा। कलेजा हदस कर धक धक कर उठा। गांव का गवई संस्कार कोड़ा फटकारता सामने आ खड़ा हुआ। बावला है कि किस तरह तेरे पे भरोसा करके बेखबर पड़ी है छोरी। विश्वासघात करेगा तू? तू तो भाग लेगा यार, पर इस मासूम की जिंदगी पर दाग लग जाएगा कि नहीं? पलक झपकते सारी उत्तेजना स्खलित हो गई और मोटियार दुम दबाता फंटूस के भीतर की अशोक वाटिका में जा दुबका। ज्यों ज्यों दिन बीत रहे थे, फंटूस की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। कोठी के सारे लोगों का बर्ताव उसको बुरी तरह कचोटता रहता। अपमान की तिलमिलाहट से ऊबकर अक्सर अपनी कोठरी के एकांत में आईने के सामने खड़ा हो जाता और वस्त्रहीन बदन को विभिन्न कोड़ों से देर तक घूरते रहता। कुछ समय बाद मुग्धा के सीए के इम्तिहान लगे। सेंटर थोड़ी दूर के कस्बाई कॉलेज में पड़ा। अंतिम पेपर वाले दिन गाड़ी खाली नहीं थी तो फंटूस को साथ लेकर ऑटो से कॉलेज चली गई। 3 बजे पेपर खत्म हुआ। ओह, आज कितना रिलैक्स लग रहा है फंटूस, जैसे सिर पर कोई पहाड़ रखा था जो उतर गया हो। चलो टहलते हुए चलते हैं, नुक्कड़ पर आइसक्रीम खाएंगे, ठीक? मुग्धा चहकी। कुछ ही आगे नुक्कड़ था। नुक्कड़ पर छोटा सा कस्बाई बाजार चहचहा रहा था। एक गुमटी से कोरोनेट आइसक्रीम खरीदी गई। आइसक्रीम लेकर बाहर निकलते ही दो युवक बाईं ओर से तेजी से पलटे और जानबूझकर मुग्धा से टकरा गए। टक्कर से दोनों की आइसक्रीम नीचे गिर गई। अरे अरे, देख कर ना चला सको आप, सारी आइसक्रीम मिट्टी में मिला दी। फंटूस फनफनाया। देख के तुम नहीं चला और हमको देश दे रहा है। वंडरफुल। युवकों के लहजे में शरारत घुली थी। लो जी, चोरी भी और सीना जोरी भी। ए, चोर किसको बोला रे? एक ने आगे बढ़कर फंटूस का कॉलर ही पकड़ लिया तो मुग्धा ने बीच बचाव करते हुए कहा, चोर नहीं बोला, ये प्रोवर्ब है। खैर जाने दें, आइसक्रीम गिर गई, कोई बात नहीं। चल फंटूस। नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकता? दूसरा युवक आंखें नचाते हुए बोला। थोड़ा दूर पे अमूल का काउंटर आछे, वहां का बढ़िया आइसक्रीम खरीद कर देगा कंपनसेशन में, ओके? बेहिचक मुग्धा की कलाई थाम ली और अपने साथ खींचने लगा। एकदम से कलाई पकड़ लेने के युवक के दुस्साहस पर मुग्धा चकित रह गई। चीख ही तो पड़ी। ये क्या बदतमीजी है, कलाई छोड़िए। मुग्धा की कसमसाहट पर युवक दांत निपोरते रहे। फंटूस ने झटके से कलाई छुड़ा दी। ये कैसा मजाक है? मजाक नहीं, हमसे एक ठो भूल हुआ, उसका परिमार्जन करता मांगता बस। युवक ने ढीठता पूर्वक फिर से कलाई थाम ली। चलो, आप लोग तो बदतमीजी पर उतर रहे हैं। फंटूस क्रोध से चीखा तो युवक उसे जोर का धक्का देते हुए फुफकारा। तुम बेटा बीच में क्यों टपक रहा है बार बार? हम मैडम से बात कर रहा है ना? धक्के से फंटूस लड़खड़ाता जमीन पर गिर पड़ा। कोहनियां छिल गईं। वहां खून रिसाया। मुग्धा घबरा गई। प्रसाद क्यों कर रहे हैं ये लोग? जोर लगाकर कलाई छुड़ाते हुए घिंघी आई।
थैंक्स। कंपनसेशन या भूल की क्या बात है, हमें जाने दें। नो नो। कलाई छूटी तो एक ने उसका दुपट्टा खींच लिया। आइसक्रीम तो हमारा संग खाना ही होगा मैडम। फंटूस तेजी से उठता दोनों की ओर लपका। हम कह रहे हैं दुपट्टा दे दो, नहीं तो ठीक ना होगा। नहीं देगा तो क्या करेगा रे? तुम रोकेगा? तुम माऊगा? दुशासनी खिलखिलाहट। माऊगा शब्द बिजली सा कड़कड़ करता टन से फंटूस के भीतर उतर गया। कड़कड़ाहट के झटके से नसें प्रत्यंचा सी तन उठी। आंखों में खून उतर आया। उसने आप देखा न ताव मुट्ठी बांधकर पूरी ताकत से एक घूंसा युवक के जबड़े पर दे मारा। उड़ी बाबा। दोनों ने इस बार नजर भर कर फंटूस की कायिक बुनावट का मुआयना किया। उसकी ओर से ऐसे औचक प्रहार की उम्मीद नहीं थी। जिसे घूंसा लगा था वह एक पल के लिए सन्न ही रह गया। ई मऊगा में तो दारुण बहुत जोर आछे रे मोंटू। बात पूरी तरह बिगड़ चली थी। मुग्धा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी मोंटू ने पलटवार करते हुए फंटूस की छाती पर दो चार सधी फाइट जमा दी। फंटूस की चीख निकल गई। वह फिर से औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। मुग्धा के मन में एक आशंका कौन गई। किडनैपिंग की तो मंशा नहीं। वह भय से चिल्लाने लगी। इन लोगों की झड़प से आकर्षित होकर वहां एक मजमा जुट गया था। मजमे में मजा लेने वाले तमाशबीन ज्यादा थे। संभवतः दोनों की मस्तान गुंडा वाली छवि आतंक बनकर दर्शकों के जहन में धुआं रही होगी। प्रतिरोध का एक भी स्वर नहीं उभरा। मुग्धा फिर से किकियाई, प्लीज दूसरी आइसक्रीम नहीं चाहिए, जाने दें। तभी भीड़ के ना जाने किस हिस्से से एक फिकरा हवा में उछला। हे मोंटू बापी, इस बार साला दारा सिंह से पल्ला पड़ा तुम लोगों का। हा हा हा। फिक्रेबाज संभवतः मोंटू बापी का यार होगा। मोंटू ने पुनः मुग्धा का हाथ पकड़ लिया। होठों पर बेहयाई हंसी। मुग्धा झटके से हाथ छुड़ाकर भीड़ की ओर दौड़ गई। फंटूस, तुम भी भाग जाओ। पर फंटूस भाग पाता इसके पहले ही बापी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मौगा शब्द अभी भी फंटूस के भीतर बिजली सा कड़कड़ कर रहा था। गांव में एक भीम बाबा थे, छोरों को पहलवानी के पैतरे सिखाते। फंटूस दूर खड़ा देखते रहता। ग्रहण शक्ति तो विलक्षण थी ही। बहुत से पैंतरे जहन में अंकित हो गए थे। मुट्ठियां भींचकर पैतरा साधते हुए दाई टांग को इस कलात्मकता से हवा में उछाला कि वह मोंटू की जांघों के संधि स्थल पर पड़ी। मोंटू माँ माँ गो उच्चारता दोनों हाथों से संधि स्थल को ढांपे उकड़ू ढह गया। तभी बापी के हाथ में ना जाने किधर से निकलकर धारदार छुरा चमक उठा। छुरा देखकर भीड़ को सांप सूंघ गया। मुग्धा भीड़ से युवकों को रोकने की गुहार करती रही। कोई सामने नहीं आया। फंटूस के चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था। वह छुरे पर नजर जमाए पैतरा तौल रहा था। तभी बापी का हाथ लहराया और छुरा फंटूस की बांह और पेट पर गहरा जख्म बना गया। वहां से खून टपकने लगा। पीड़ा से थरथराती चित्कार फूट गई कंठ से। वह दांत भींचकर विक्षिप्त की तरह ताबड़तोड़ लात चलाने लगा। उसके सर पर मानो सनक सवार हो गई थी। मुग्धा को युवकों से बचाकर अपने भीतर के मोटियार की शिनाख्त साबित करने की मासूम सनक। लात युवक को लग भी रही है या नहीं, ना तो होश था ना ही चिंता। मुग्धा का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। वह पूरी ताकत से लात चला रहा था, बेखौफ। छुरे का एक वार तभी गले पर आ लगा और ठीक उसी पल फंटूस की लात की एक सटीक गुगली बापी की हथेली पर लगी। छुरा दूर छिटक गया। फंटू का चेहरा लहू लुहान हो गया। उस पर नीम बेहोशी छाने लगी। लहराता जमीन पर गिर पड़ता कि मानो बुझते हुए दीपक की लौ भड़क उठी हो। सीकिया जिस्म में पूरी शक्ति बटोरकर ऐसे कलात्मक पैंतरे से टांग उछाला कि बापी किकियाता दूर मोंटू के पास जा गिरा। अचानक पुलिस वैन के सायरन की आवाज माहौल में गूंज गई। दोनों जन किसी तरह लंगड़ाते उठे और पलक झपकते परिदृश्य से फरार हो गए। उनके जाते ही भीड़ का दायरा चुंबक सा खींचता फंटूस के समीप सिमट आया। दिन दहाड़े अराजक छेड़छाड़
और हिंसक वारदात की बढ़ती घटनाओं को केंद्र कर च च नुमा टिप्पणियां हवा में उड़ने लगी। आनन फानन मुग्धा ने एक ऑटो रोका, लोगों की सहायता से घायल फंटूस को ऑटो में चढ़ाया। ऑटो बेग से घर की ओर दौड़ पड़ा। मुग्धा की नम किंतु फटी फटी आंखें एक टक रक्त से सने उसके चेहरे पर स्थिर थीं। अगर आज फंटूस ना होता तो परिणाम की कल्पना से ही रोंगटे खड़े हो गए। बार बार जहन में उसके बेखौफ रौद्र रूप, उसके प्रतिरोधात्मक पैंतरे कौंध रहे थे। अचानक आंसुओं से धुंधलाई नजरों को लगा जैसे स्त्रैण नाक नक्श और लड़कियों सी लुनाई लिए मासूम चेहरे की ओर से कोई कैटरपिलर प्यूपा के ठोस कवच को भेद कर बाहर आ गया हो और अपनी शिनाख्त की दुदुम्भी पीट रहा हो। तभी तेज जर्किंग से मुग्धा की तंद्रा टूटी। दुपट्टा गुड़ी मुड़ी सा गोद में पड़ा था। ना जाने मन में क्या क्या आया कि अर्धचेतन फंटूस से नजरें चुराते हुए तेजी से दुपट्टा उठाया और लज्जा से लरज कर उसे वक्ष पर फैलाने का उपक्रम करने लगी। अभी आप सुन रहे थे कहानी शिनाख्त। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती है एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।